नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गुरु में। बच्चों, आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक अपने पास में जेनेटिक कोड, आनुवंशिक जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके बारे में यदि हम चर्चा करना चाहें कि आनुवंशिक कूट क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि आनुवंशिक जो कूट होते हैं वो तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक लैंग्वेज होती है, एक ऐसी भाषा होती है जो किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोडित करने की सूचना रखती है। तो आपको सीधा सीधा डेफिनेशन में लिखना है कि तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक ऐसी भाषा जो किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोडित करने की सूचना रखती है। चलो देखो, बात करते हैं इसके बारे में बहुत शानदार तरीके से। जेनेटिक कोड क्या होता है, कूट है क्या चीज, कोड क्या चीज है। तो जो मैंने डेफिनेशन बोली वो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, अच्छी तरीके से समझना। तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा होती है जो विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोडित करने की सूचना रखती है, और उसी को किसके नाम से जानते हैं, कोडोन के नाम से जानते हैं। बच्चों, जब इसकी परिकल्पना को संकल्पना जब आई थी, सबसे पहले एक सिद्धांत आया था जिसका नाम था सिंगलेट थ्योरी। सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आया था, सिंगलेट थ्योरी आई थी। अब देखो इस सिंगलेट थ्योरी में क्या कहा गया, इस बात को आपको समझना है। देखो अपने पास में नाइट्रोजनी क्षारकों की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, नाइट्रोजनी क्षारक की बात करेंगे। बड़े सिंपल तरीके से मैं इसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए। हम जानते हैं नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं चार। कितने होते हैं अपने पास में, चार होते हैं। ठीक है साहब, अभी हमें समझ में आया कि नाइट्रोजनी क्षारक चार होते हैं। ये जो सिंगलेट थ्योरी है इसने क्या बताया कि एक नाइट्रोजनी क्षारक एक कोडोन का काम करेगा। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, यूसीएजी लिखा मैंने क्या लिखा, यूसीएजी। यहां पर ये जो यू है एक कोडोन का काम करता है, ठीक है साहब। यहां पर सी भी कितने कोडोन का काम करेगा, एक कोडोन का काम, और ए भी किसका काम करेगा, एक कोडोन का काम, और जी भी किसका काम करेगा, एक कोडोन का काम करेगा। आगे बात समझ में। अब देखो बात क्या हुई इस थ्योरी के अनुसार, इस प्रकार से देखो मैं 4 की घात 1 मान लूं, अपने पास में 4 मैंने क्या बना दिए, कोडोन बना दिए। लेकिन बच्चों हम तो जानते हैं कि अपने कोशिका द्रव्य के अंदर टोटल जो एमिनो एसिड होते हैं और टोटल एमिनो एसिड की संख्या होती है 20। तो देखो क्या हुआ कि एक कोडोन एक एमिनो अम्ल को कोडित करने की सूचना रखता है, तो यहां पर मैं 4 ही कोडोन बना पाया। तो ये 4 कोडोन को तो कोड कर देगा यानी कोडित कर देगा, लेकिन 16 कोडोन फिर भी पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार से क्या करना पड़ा, इस सिंगलेट थ्योरी को खारिज करना पड़ा। चलो देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे। इस सिद्धांत के अनुसार एक नाइट्रोजनी क्षारक एक कोडोन का कार्य करता है, जो आप यहां पर देख सकते हैं कर रहा है बिल्कुल। इस सिद्धांत में कोडोन बने जो 4 एमिनो एसिड, देखो कोडोन बने, इस सिद्धांत में 4 कोडोन बने। याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमने कितने कोडोन बनाए, 4 कोडोन बनाए जो 4 एमिनो अम्ल को कोडित करते हैं। लेकिन कुल एमिनो अम्ल 20 होते हैं। देखो संख्या मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, यहां पर टाइप नहीं हो पाया। कुल एमिनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं, हम जानते हैं। अतः ये सिद्धांत क्या करना पड़ दिया, क्या करना पड़ा, खारिज करना पड़ा। चलो सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आया। बच्चों जैसे ही सिंगलेट थ्योरी समाप्त हुई, एक और सिद्धांत आया जिसका नाम रखा गया डबलेट थ्योरी यानी द्विकूट सिद्धांत रखा गया। इसके अनुसार क्या बताया गया कि इस बार दो नाइट्रोजन क्षारक मिलकर के एक कोडोन का निर्माण करते हैं। चलो कोई बात कर लेते हैं भाई, जैसे मैंने लिखा यूसीएजी लिख दिया, ठीक है सर। इधर भी देखो आप लिख लो यूसीएजी। अब आप यहां पर क्या बना सकते हो, कोडोन बना सकते हो। देखो मैंने जैसे ये लिखा यू हो गया अपने पास में, ऐसे बनाया। अब देखो आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूसी हो जाएगा, यूए हो जाएगा, यूजी हो जाएगा, ऐसे हुआ। ऐसे देखो अपने पास में सी यू सी 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 ए, अपने पास में सी जी आ गया, अपने पास में ए यू हुआ, अपने पास में ए सी हुआ, अपने पास में ए हुआ, अपने पास में ए जी हुआ। बच्चों जी यू हो गया, जी सी हो गया, जी ए हो गया, और अपने पास में जी जी हो गया। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर अपने पास में जो कोडोन बने उनकी संख्या 16 बन गई। फिर भी 4 एमिनो एसिड फिर रह गए जिनको कोडित नहीं किया जा सका। इस प्रकार से बहुत जल्दी ही इस डबलेट थ्योरी को भी खारिज करना पड़ा। अब मैंने जो लैंग्वेज आपके सामने रिप्रेजेंट की है, क्या आप नोट्स में देख पा रहे हैं, तो देखो बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दो नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर एक कोडोन बनाते हैं, इसमें कुल 16 कोडोन बनते हैं। आगे बात समझ में, जो आपके सामने इस चेकर बोर्ड में आपको दिख रहे हैं, जो सभी एमिनो अम्ल को देखो, जो सभी एमिनो अम्ल को कोडित करने में अपर्याप्त हैं, क्योंकि ये तो 16 को ही करेंगे, और टोटल कितने अपने पास में 20 है। सर समझ में आया। तो इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया। सबसे फेमस थ्योरी आई जो अब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, वो आपके सामने त्रिकूट सिद्धांत है यानी ट्रिपलेट थ्योरी आई थी। सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो ने एक बात बताई कि आनुवंशिक कूट जो होते हैं
कोडोन जो होते हैं तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बने होते हैं। याद रखना, आनुवंशिक कूट तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से बने होते हैं। ये बात बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक था। अब काम की बात सुनो, नाइट्रोजनी क्षारकों से बने होते हैं अर्थात तीन नाइट्रोजनी क्षारकों का एक ऐसा अनुक्रम होता है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है मेरे बच्चे, जो किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल के लिए उत्तरदायी होता है और उसे किसके नाम से जानते हैं? कोडोन के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूं। आनुवंशिक कूट के बारे में जानकारी देने का जो श्रेय जो जाता है वो नीरेनबर्ग को जाता है। देखो याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जॉर्ज गेमो ने यह बात बताई थी कि आनुवंशिक कूट तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से बने होते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी देने का श्रेय किसको गया? नीरेनबर्ग को गया। भूल मत जाना इस वैज्ञानिक को। फिर देखो नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, ये भारतीय वैज्ञानिक, और एक वैज्ञानिक आता है ओकावा ने आनुवंशिक कूट की पुष्टि कर दी। टोटल यदि मैं कोडोन की बात करूं बच्चों, तो अपने पास में आ जाते हैं 4 की घात 3, यानी अपने पास में कितने हो गए? 64 कोडोन पाए जाते हैं। इतनी बात को हम समझना। तो अब देखो एग्जाम में आ जाए कि कुल कोडोन कितने होते हैं, तो 64 होते हैं। अब इनमें से भी 3 बड़े नालायक निकले जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कूटलेखित नहीं करते हैं या उसको कोडित नहीं करते हैं। देखो काम की बात है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में एमिनो अम्लों का निश्चित क्रम एमआरएनए पर उपस्थित 4 नाइट्रोजनी क्षारक ACUG पर निर्भर करता है। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस में एमिनो एसिड का काम होगा और उनकी जो सीक्वेंस जो होती है वो एमआरएनए के ऊपर किसके द्वारा निर्धारित होती है? 4 नाइट्रोजनी क्षारक के द्वारा निर्धारित होती है। अब काम की बात, एमआरएनए के 4 क्षारकों के क्रम व 20 एमिनो अम्ल के बीच आनुवंशिक सूचना के स्थानांतरण को ही आनुवंशिक कूट कहते हैं। ये डीप एनसीईआरटी लाइन है जो आपको याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, एमआरएनए के 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम व 20 एमिनो अम्ल के बीच आनुवंशिक सूचना के स्थानांतरण को आनुवंशिक कूट के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखो, आपके सामने कुछ कहानी आपके सामने नजर आ रही है। देखो क्या होता है, ये अपने पास में फर्स्ट पोजीशन है, ये अपने पास में सेकंड पोजीशन है और ये अपने पास में थर्ड पोजीशन है। बच्चों अच्छी तरीके से देखो, आप कर सकते हो, यहां पर UCAG ले लो और इधर अपने पास में देखो UCAG को लेकर के, और यहां पर देखो UCAG को लेकर के कोडोन बना सकते हो। जब इस टेबल को एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको 64 कोडोन दिखाई देंगे। इनमें से 3 कोडोन ऐसे होते हैं, देखो यहां पर आप ध्यान देते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैं साइड में लिख देता हूं UAA और दोस्तों UAG, और एक यहां पर लिखा हुआ है UGA। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, UGA, ठीक है ना। ये 3 कोडोन बच्चों ऐसे होते हैं जिनके बनते ही प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इन तीनों कोडोनों को स्टॉप कोडोन, समापक कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, निरर्थक कोडोन के नाम से जाना जाता है। अब देखो थोड़ी बातें करते हैं इसके बारे में। आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होती है, जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताओं के बारे में बताओ। सीधा सीधा डेफिनेशन टिका देना, 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक ऐसी भाषा जो विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोडित करने की सूचना रखती है, आनुवंशिक कूट या कोडोन कहलाती है। बच्चे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रकूट क्या होते हैं, त्रिक होते हैं, क्योंकि सिंगलेट और डबलेट जो थ्योरी थी उसको तो खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद में जॉर्ज गेमो ने बता दिया था कि ये कैसे होते हैं, त्रिक होते हैं, जिनकी कुल संख्या 64 होती है। ठीक है सर, हमें पता चल गया। इनमें से केवल 61 प्रकूट ऐसे होते हैं एमिनो अम्ल का कूटलेखन करते हैं और 3 प्रकूट ऐसे होते हैं जो कूटलेखन नहीं करते हैं बच्चों, और ये रोध प्रकूट का कार्य करते हैं। इन्हें समापक यानी स्टॉप कोडोन के नाम से जानते हैं। इन्हें निरर्थक कोडोन यानी किसके नाम से जानते हैं, नॉनसेंस कोडोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल पकड़ पाओगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और मैं यहां पर लगा देता हूं 2025। ये छोटे वाले क्वेश्चनों के अंदर आ सकता है कि समापन कोडोन के एग्जाम्पल लिखिए, तो बच्चों UAA होगा, UAG होगा, UGA होगा। ये 3 स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। इनके बनते ही प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आई बात समझ में। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रकूट केवल एक एमिनो अम्ल का कूटलेखन करता है, अतः ये विशिष्ट या असंदिग्ध होते हैं। कैसे होते हैं भाई, एक देखो दोबारा रिपीट करना, और यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है। एक प्रकूट एक कोडोन केवल एक एमिनो अम्ल को कोडित करता है, देखो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विशिष्ट होते हैं, असंदिग्ध प्रकार के होते हैं।
इसका अगला कैरेक्टर हमें क्या कहना चाहता है, कुछ एमिनो एसिड का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, अतः इन्हें अपहयासित कोडोन के नाम से जाना जाता है। ये लाइन बहुत अच्छी है। और देखो ये कोमा रहित होते हैं भाई साहब, बिल्कुल होते हैं, कोमा रहित होते हैं, इनको लगातार एक साथ पढ़ा जाता है, अतः एमआरएनए पर इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। अब 5 नंबर पॉइंट इसके बारे में क्या कहना चाहता है कि जितने भी कोडोन होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक कोडोन यदि बैक्टीरिया कोशिका में जैसे मिथ्योनिन को कोडित कर रहा है तो वो चाहे जीवाणु कोशिका से लेकर के जंतु कोशिका यहां तक मनुष्य तक में हो, वो उसी मिथ्योनिन को क्या करेगा, कोडित करेगा। चलो स्टेटमेंट सुनते हैं। सार्वभौमिक होते हैं, जैसे जीवाणु से मनुष्य में देखो ट्रिपल यू लिखा हुआ है, ये फेनिल एलानिन तथा एयूजी मिथ्योनिन को कोडित करता है। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि देखो जैसे ये जीवाणु में बनेगा तो डेफिनेटली ये फेनिल एलानिन को करेगा, और मनुष्य में भी किसको करेगा, फेनिल एलानिन को करेगा। जैसे एयूजी हम जानते हैं, एयूजी जो होता है वो मिथ्योनिन को कोडित करता है। अब चाहे वो जीवाणु कोशिका हो, चाहे वो कैसी कोशिका हो, मनुष्य की कोशिका हो, इसका मतलब ये क्या होता है, यूनिवर्सल होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। अगला पॉइंट देखो, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई एयूजी जो है इसका क्या काम है। तो याद रखना एयूजी दोहरा कार्य करता है। सबसे पहले बात तो यह याद रखना है, एक तो ये मिथ्योनिन को कोडित करता है बच्चों, किसको कोडित करता है, मिथ्योनिन को, और सबसे पहले बना था, इसका मतलब देखो क्या है। दूसरा ये प्रारंभिक कोडोन का कार्य करता है, सबसे पहले यही कोडोन बनता है जहां से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और जैसे ही एमआरएनए के ऊपर एयूजी बनता है और इसके ऊपर टीआरएनए का एंटी लूप आकर के जुड़ेगा, एंटी कोडोन लूप जुड़ेगा, और वो उसको पहचान कर लेगा भी किस प्रकार का एमिनो एसिड आता है, और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया की स्टार्टिंग हो जाती है। बच्चों याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। 7 नंबर पॉइंट में यहां पर डाल देता हूं, आनुवंशिक कूट जो होते हैं इनकी जो पठन की जो दिशा होती है, याद रखना इनकी जो पठन की दिशा होती है वो 5 एंड से 3 एंड होती है। इसकी पठन की दिशा क्या होती है, 5 एंड से 3 एंड होती है। इस प्रकार से आज के छोटे से सेशन के अंदर हमने जाना आनुवंशिक कूट क्या होते हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहा जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कम समय में आपको कंप्लीट करवाया मैंने आनुवंशिक कूट। अधिक से अधिक शेयर करना और अधिक से अधिक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक्स ए लॉट।